स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। अगेन अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के स्ट्रैटेजी होते हैं। तो आप सीधा आ जाओ अपना पेज नंबर 4.4 में। एक डायग्राम दिख रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। यही 4 स्ट्रैटेजी है जो एक कॉर्पोरेट लगाती है। क्या 4 स्ट्रैटेजी है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ, याद रखना। तीसरा रिट्रेंचमेंट, और चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या क्या 4 स्ट्रैटेजी है फटाफट से खुशी बताओ। हाँ हाँ रिट्रेंचमेंट हाँ, और कॉम्बिनेशन। एक्सपेंशन का दूसरा नाम है ग्रोथ। एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक ही है। अच्छा चलो लड़ो मत, आ जाओ नेक्स्ट पेज 4.5। एक तो टेबल दिख रहा है, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी, अगर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का बात करें तो उसका क्या मतलब है वो पढ़ो बेसिक फीचर्स में। द फर्म स्टेज विद इट्स करंट बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट मार्केट्स, मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड इज सैटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। एमसीक्यू में ये कीवर्ड्स रहेगा आपका, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट या फिर इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सैटिस्फाइड है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब होता है आप एक मुकाम पे पहुंच गए, अब आपको उस मुकाम को मेंटेन करके रखना है, आपको उससे ज्यादा आगे भी नहीं जाना है, आपको उससे नीचे गिरना भी नहीं है, आप उसी पे अड़े हो, वही हुआ स्टेबिलिटी, स्टेबल रहना। तो यहाँ पर फर्म क्या करती है, अपना एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट बना के उस लेवल पे पहुंच चुकी है वो उसी पे रहती है, नया कुछ नहीं कर रही है, और कोई जो चीज चल रहा है उसको बंद भी नहीं कर रही है, मेंटेन करके रख रही है। सेटिस्फाइड है, जो ग्रोथ हो गया उससे वो सेटिस्फाइड है, अब इससे और एक्सपैंड करने का मन नहीं, यार ऐसे चल रहा है बस चलने दो, दैट इज स्टेबिलिटी। एक्सपेंशन नाम से समझ में आता है, यहाँ पे ग्रो होगा, करंट जो आपका बिजनेस है वो बढ़ेगा, वो ग्रो होगा। कैसे ग्रो होगा? या तो आप खुद कोई नया बिजनेस करो, या नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कुछ अनरिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपका ग्रोथ होगा, एक्सपैंड होगा। कैसे कैसे एक्सपैंड हो सकता है? नया मार्केट कैप्चर किया, या नया प्रोडक्ट लेकर आए, अनरिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो जैसा पहले नहीं बनाते थे, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हुआ एक्सपेंशन। तीसरा है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ड्रॉप आउट कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। द फर्म रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटीज इन सम बिजनेसेस और ड्रॉप्स द बिजनेस एज सच थ्रू सेल आउट और लिक्विडेशन। आपके 5 बिजनेस है, आप उसमें से 2 को बंद कर रहे हो, दैट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। हो सकता है वो 2 बिजनेस में और ग्रोथ नहीं हो रहा है या करना नहीं है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लिक्विडेट कर दे रहे हो या बंद कर दे रहे हो, ड्रॉप आउट कर ले रहे हो, तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है, 2-3 स्ट्रैटेजी मिला के लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसका 5 यूनिट्स है, तो वो 2 फर्म में एक्सपेंशन लगा रही है, 2 में वो स्टेबल है, एक को रिट्रेंच कर रही है, सो दिस इज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलो अब आ जाओ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का जो यहाँ पर डिटेल में मीनिंग दिया हुआ है उसमें अंडरलाइन करो। सेकेंड लाइन, इट मे बी ऑप्टेड टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, और सीधा पॉइंट डायमंड पॉइंट में आ जाओ। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कब परस्यू करता है कोई फर्म? सबसे पहला बात, जब वो कंटिन्यू करना चाहता है सेम या सिमिलर मार्केट को, या सेम या सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस में डील करना चाहता है, तभी तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत? दूसरा, दिस स्ट्रैटेजी इज टिपिकल फॉर दोस फर्म्स वेयर प्रोडक्ट हैव रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज। पढ़ा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या क्या स्टेजेस थे? इंट्रोडक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे अब एक लेवल पहुंच गया है, लोगों को पता चल गया है, अब इसके बाद और कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला है उसमें, राइट। तो वैसा लेवल पे पहुंचने के बाद ही लोग स्टेबलाइज होना चाहते हैं, पूरा एकदम जी लिया अपनी जिंदगी, अब ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है, बुढ़ापा, राइट, डिक्लाइन मींस टपकना, तो दैट मैच्योरिटी कैन बी बुढ़ापा। कोई दिक्कत? दे हैव टू रिमेन अपडेटेड एंड हैव टू पेस विद डायनामिक एंड वोलेटाइल बिजनेस, अंडरलाइन करो, दे हैव टू रिमेन अपडेटेड। आप अगर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होगा और आपको अपने आप को बचा के रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो अपडेटेड रहोगे तभी ना मेंटेन कर पाओगे, भले ग्रो नहीं करना है, मेंटेन तो करना है, राइट। हेंस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डू नथिंग स्ट्रैटेजी। बहुत लोगों को लगता है स्टेबिलिटी मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेंटेन करना भी एक काम है, वरना गिर जाओगे, राइट। क्लियर? कोई दिक्कत? हूँ क्या? ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में आ जाओ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, जो फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट या मार्केट में और सेम लेवल ऑफ एफर्ट देती है, उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? दूसरा, द endeavor is to enhance functional efficiencies, अंडरलाइन करो, enhance functional efficiencies in an incremental way, यहां तक करो।
यहाँ पे आपका मेन गोल क्या होता है? यहाँ पे आपका मेन गोल होता है कि आप एफिशिएंट रहो, डेवलप और यूटिलाइज करते रहो अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से। कुछ नया नहीं करना है, जो आप कर रहे हो उसी को आपको और हल्का बेटर करना है, ताकि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के नीड को फुलफिल करते रहो। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डज नॉट इन्वॉल्व द रीडेफिनेशन, अंडरलाइन करो, डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट को सर्कल करो, डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन, इसको अंडरलाइन करो। ये तो इम्प्लाइड ही है, स्टेबल है तो अपने बिजनेस में आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, रीडिफाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज सेफ स्ट्रेटजी, अंडरलाइन करो सेफ स्ट्रेटजी। आपका स्टेटस मेंटेन रहता है, कंप्लीटली सेफ है, कोई इसमें रिस्क बोलकर नहीं है। नेक्स्ट, इट डज नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो तब लगता है ना जब आप एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, वैसा कोई इशू है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेटजी इज लेस, रिस्क कम है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए रिस्क क्या है, कम है। Next, while opting for this strategy, the organization can concentrate on its resource and existing business products and markets. जैसे हम बोले ना, आपको बुढ़ापा आ गया, अब जैसे चल रहा है चलने दो, तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो रिसोर्सेज हैं हम उसी पे फोकस रखें और फर्दर और कुछ नया नहीं करें इसमें, बस कोर कॉम्पिटेंसी बना के रखें। कोर कॉम्पिटेंसी नहीं रहेगा तो हट जाओगे ना, मार्केट में टिकोगे कैसे, राइट। और लास्ट, फॉर्म्स विद मॉडेस्ट ग्रोथ, अंडरलाइन करो मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। मॉडेस्ट ग्रोथ क्यों? अब आप बोलोगे ग्रो है मतलब कुछ बड़ा कर रहे हैं, नहीं, मॉडेस्ट ग्रोथ मतलब उसी ग्रो को मेंटेन करना। बोलो, एफिशिएंसी, हाँ राइट, अपना ही एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है, उस पे ही मेन इनका फोकस है, मेंटेन करके रखने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों लगाते हैं हम लोग, मेजर रीजन क्या है? या तो आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है इसलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, या फिर आपके स्टाफ मतलब आप खुद ही हो गए एक तरह से, आप खुद सेटिस्फाइड हो उस लेवल से और आप सोच रहे हो रिस्क कम है, चेंजेस वगैरह करने में माथा पच्ची करना पड़ेगा, जैसे चल रहा है चलने दो, एक क्योंकि आप तो सेटिस्फाइड हो ना उस ग्रोथ से, काम पे पहुंच गए हो। जैसे बहुत लोग सीए करने के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहते हैं, सीपीए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, तो दे वांट एक्सपेंशन ग्रोथ। बट कुछ लोग सीए करने के बाद एक अच्छा इनकम हो रहा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, लैविश लाइफस्टाइल चल रहा है, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, फैमिली सेटल है, तो दे वांट टू बी स्टेबल टू इट, दैट इज स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे भैया आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप चेंजेस और नहीं चाहते हो, ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया मेजर रीजन। कोई दिक्कत? तीसरा, इट इज ऑप्टेड व्हेन एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल, तो जहाँ पे आप काम ही कर रहे हो एनवायरनमेंट ही स्टेबल है, तो वहाँ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को लगाना नॉर्मल सा बात है। फोर्थ, where it is not advisable to expand as it may perceived as threatening, कुछ केसेस में बिजनेस को एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, हो सकता है एनवायरनमेंट साथ नहीं दे रही हो सकता है उनके पास रिसोर्सेस नहीं हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो, तो जहां पर उस बिजनेस के पास कोई ना कोई कमी है इस तरह की, वहां उनको एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए भाई, तुम स्टेबल रहो, स्टेबिलिटी लगा के रखो, ठीक है। और लास्ट, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ, एक्सपेंशन कर लिया, अब आप और एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हो, आप स्टेबल रहना चाहते हो, ठीक है। ये खट खुट के आए, आप सीए बनने के बाद तुरंत उसको बोलेंगे कि तुम अभी तुरंत सीपीए का एग्जाम का तैयारी करो, तो भाई बहुत लोग, हाँ, मेंटेन करके रखो यार, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो फिर देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, तो इसी का नेक्स्ट वाला है, सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में आता है रीडेफिनेशन, अंडरलाइन करो, रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा स्ट्रेटेजी में रीडेफिनेशन होता है? एक्सपेंशन में, और ऐसे डिस्क्रिप्टिव के लिए तो आपका पॉइंट है ही है, ठीक है। हमेशा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में बिजनेस रीडिफाइन होता है क्योंकि आप कुछ बड़ा कर रहे हो, क्लियर है। दूसरा, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, स्टेबल रहना अलग बात है, एक्सपैंड होना पूरा ऑपोजिट बात है। स्टेबिलिटी में आप क्या करते हो, आपके रिवॉर्ड्स लिमिटेड होते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में रिवॉर्ड्स हाई होते हैं, करेक्ट। जब रिस्क का बात करें तो वो क्या होगा, सोच के बताओ, किसमें? एक्सपेंशन में। हाँ, रिस्क एक्सपेंशन में हाई होगा, स्टेबिलिटी में कम होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एक साथ जाता है, तो जिसमें रिस्क ज्यादा उसमें रिवॉर्ड ज्यादा, जिसमें रिस्क कम उसमें रिवॉर्ड कम, सिंपल सा बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन की वजह से ग्रोथ होता है, स्टेबिलिटी की वजह से एक मॉडरेट ग्रोथ चल रहा है, लेकिन वो है जस्ट टू मेंटेन इट, ग्रो नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है कोई चीज, सेम लेवल पे जा रहा है, बट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में बढ़ रहा है, ठीक है। अ फर्म विद मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली थ्रू एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव है मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड न्यू बिजनेस प्रोडक्ट्स मार्केट्स, तो अगर आप
एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लगा रहे हो मतलब आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, नए मार्केट में घुसना पड़ेगा, नए बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, वो सिर्फ आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में होगा, राइट। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पेज, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज हाई वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी, अंडरलाइन करो। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारी चीजों में करते हैं, मतलब जो अलग अलग चीजों में पार्ट लेता है, मतलब अलग अलग चीजों में, और बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव है, राइट, दिस इज द गुड वर्ड, बहुत एक्टिव है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं टू मच एक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें आप शांति से बैठ नहीं रहे हो, यू आर वेरी एक्टिव इन डूइंग समथिंग, ताकि आप ग्रो करो, एक्सपैंड करो फटाफट, सब कुछ ठीक करते है, हैं। सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। ओके। नहीं, नहीं, समवट वोलेटाइल बोल सकते हैं, बट दैट मीन्स फ्लक्चुएशन, यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे आप एक्टिव नहीं हो, दैट इज अ गुड वर्ड, आप एक्टिव नहीं, सॉरी एक्टिव नहीं हो, नहीं एक्टिव हो, आप इस केस में एक्टिव हो, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप बैठ नहीं रहे हो, पूरा 24 घंटा को दिन रात यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। इट ऑफर्स सेवरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ, आप अपना बेस्ट तरीके से चूज कर सकते हो कि आप कैसे ग्रो करोगे। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होल्ड्स इट्स टू मेजर स्ट्रेटेजी रूट्स, क्या क्या है? इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, इस दो के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन दो स्ट्रेटेजी है जो कि एक्सपेंशन का ही पार्ट है, ये याद रखना, जब आगे बढ़ेंगे तो हम पूछेंगे, वो बताना, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और डिफरेंस कैसे है कि किस तरह से ग्रोथ होता है उसमें डिफरेंस है, बट दोनों इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ओनली। क्या क्या नाम है? इंटेंसिफिकेशन। गुड, आ जाओ। रीजन क्या है ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लगाने का? रीजन क्या है? पहला हो सकता है डिमांड, एनवायरनमेंट ही डिमांड कर रहा है कि ग्रो करो, क्या अटके पड़े हो? कैसे एनवायरनमेंट कैसे डिमांड करेगा? इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, डिमांड, कस्टमर डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहती है आप कुछ एक्सपेंशन लाओ, करेक्ट, वो हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिस्ट में फील मोर सेटिस्फाइड विद प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एक्सपेंशन, आपके स्टाफ चाहते हैं, आप खुद चाहते हो कि एक्सपैंड करें तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, इसीलिए। तीसरा, अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे मार्केट को, इसलिए भी लगा सकते हो। फोर्थ, एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व, क्या था एक्सपीरियंस कर्व? मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या था एक्सपीरियंस कर्व? प्राइस रिड्यूस होता है एक्सपीरियंस, राइट, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होता है एक्सपीरियंस जैसे जैसे ज्यादा होते हैं उसके साथ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको वही बोल रहे हैं कि आपको एडवांटेज मिल रहा है एक्सपीरियंस कर्व का, यानी आपके प्राइस कम आ रहे हैं जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि और बेटर यूटिलाइज करें, और प्रोड्यूस करें, मे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने प्रोडक्ट में और बेटर करें, एक्सपेंशन, क्लियर। और लास्ट एक्सपेंशन में आपके ये कुछ नाम आते हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, अक्वायर, मर्जर, मर्जिंग बिजनेस, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर है टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। कितने टाइप के एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर फर्दर दो पार्ट में बांटा गया, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, फाइन। यहां से हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेंशन या ग्रोथ के टाइप्स क्या क्या है, मतलब एक्सपेंशन और ग्रोथ का एक स्ट्रेटेजी है, राइट। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में और दो टाइप का स्ट्रेटेजी आता है, एक्सपेंशन या ग्रोथ तो खुद ही एक स्ट्रेटेजी है, और इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप के स्ट्रेटेजी होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर का, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर का, करेक्ट। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का बात करें तो इसको और दो भाग में तोड़ दिया है, क्या क्या? एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन और दूसरा एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, अंडरलाइन कर लो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन को। अब यहाँ पर बात शुरू होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अच्छे से सुनना, एमसीक्यू के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए तो होता ही है, बाकी आपके एग्जाम के हिसाब से। आ जाओ, एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है पहले वो समझो। एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन मींस that organization tries to grow internally by intensifying its operation either by market penetration or market development or by product development। तीनों वर्ड को अंडरलाइन करो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कर लिया। तो कोई भी कंपनी जो है वो अगर एक्सपेंशन कर रही है थ्रू इंटेंसिफिकेशन तो वो तीन चीज कर सकती है, या तो मार्केट पेनिट्रेशन कर सकती है, या तो मार्केट डेवलपमेंट कर सकती है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है। तीनों का मतलब क्या है? मार्केट को पेनिट्रेट करने का मतलब क्या हो सकता है? मार्केट में घुसना, यानी कि न्यू मार्केट में घुसना, ऐसा लग रहा है सुन के, ऐसा लग रहा है, अच्छा।
आओ पढ़ो, मार्केट पेनिट्रेशन हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, अंडरलाइन करो। ये एमसीक्यू में ये वर्ड्स यूज कर सकता है, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। कोई एक बिजनेस अपना रही है तो वो बेसिकली क्या कर रही है, ऐसा आपको केस स्टडी बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, बेसिकली मार्केट पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट वर्ड पे ध्यान देना, ओके। उसके बगल में लिखो सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट विद अ लिटिल चेंज। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट विद अ लिटिल चेंज, लिख लिया। आगे भी वही लिखा हुआ है, उसी को सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखा। याद रखना पेनिट्रेट मतलब कोई भी नया मार्केट नहीं होता है, फाइन। हमेशा पेनिट्रेट मतलब होता है, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब होता है मार्केट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, आपने हल्का फुल्का प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। जैसे कोको कोला का बॉटल का साइज चेंज कर दिया या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पहले लंबा था अभी थोड़ा मोटा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेम प्रोडक्ट है सेम मार्केट है, हल्का फुल्का चेंज है। कभी भी गलती मत करना, पेनिट्रेट मतलब नॉट न्यू मार्केट, फाइन। दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या हो सकता है, यहां न्यू मार्केट हो सकता है, मार्केट डेवलप हो रहा है, यस। तो यहां लिखो न्यू मार्केट सेम प्रोडक्ट, मार्केट डेवलप हो रहा है यानी कि नया मार्केट है, प्रोडक्ट सेम है, फाइन। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो सकता है, नया प्रोडक्ट बट मार्केट सेम, तो लिख लो न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट। एक में सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, बस थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस, दूसरा मार्केट नया सेम प्रोडक्ट, तीसरा में प्रोडक्ट नया मार्केट सेम, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन में लोग गलती करते हैं, फाइन, कोई दिक्कत। चलो नीचे देखो, मार्केट पेनिट्रेशन का एक चार्ट दिख रहा होगा, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड दिख रहा है। मार्केट पेनिट्रेशन में आपको क्या क्या करना चाहिए वो बताया, मार्केट शेयर बढ़ाओ, प्रोडक्ट का यूजेज बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, न्यू एप्लीकेंट्स ढूंढो। न्यू एप्लीकेशन मतलब जो करंट यूजर्स है उन्हीं को नया चीज दे रहे हो, न्यू एप्लीकेशन ऑफ फॉर करंट यूजर्स, ठीक है। यहाँ नए कस्टमर्स नहीं आ रहे, न्यू मार्केट नहीं है, सेम कस्टमर सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, फाइन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट में न्यू न्यू फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं या फिर नया प्रोडक्ट ही बना देना पड़ता है, करेक्ट। डेवलप अ न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट मतलब मार्केट डेवलप हो रहा है, क्या मतलब था, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ज्योग्राफिकली हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का ही दूसरा नाम है रिलेटेड या अनरिलेटेड, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया, बोलो बोलो। शैम्पू, हाँ अलग अलग टाइप्स, एक न्यू टाइप है, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन वाली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये दूसरा टाइप है। पहला क्या था, एक्सपेंशन या ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर और तीन चीज थे, क्या क्या, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट, राइट, इसमें है पानी, ये वाला था। और दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, नाम से क्या लगता है, बहुत सारा वेराइटी, डाइवर्सिफाई वेराइटी वैसे समझ सकते हैं, आ जाओ समझते हैं। When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products or fields, it is called diversification, अंडरलाइन कर लो। अभी हम लोग बोले वेराइटी, बहुत सारी चीजों में अगर अपना दिमाग लगा रहा है ये फर्म, तो यानी वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का ही पार्ट बोलते हैं, वो तो हमें समझ में आया, करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पेज में, आपको दिखेगा नीचे में बेस्ड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप, दिख रहा है, वहां आ जाओ। डाइवर्सिफिकेशन को तीन पार्ट में बांटा गया है, अंडरलाइन कर लो तीनों को, रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, तीनों को अंडरलाइन करो, तीनों के बारे में नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है, कर लिया। आ जाओ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, अब इसका क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। जैसे कि अमूल दूध कंपनी है, वो दूध के अलावा चीज बटर घी सब बना रहा है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। पढ़ो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, अंडरलाइन करो। जब आपके प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे एक अमूल का अगर कंपनी है, वो अगर दूध है मतलब दूध देता था और अब वो चीज बटर घी भी बना रहा है, तो वो डाइवर्सिफाई किया यानी वेराइटी में गया, करेक्ट।
बट प्रोडक्ट्स तो रिलेटेड है, उसी दूध से घी बनेगा, उसी दूध से बटर बनेगा, उसी दूध से आपका चीज बनेगा, करेक्ट? तो प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। क्या ये एक्सटर्नल ग्रोथ का पार्ट है? इंटरनल ग्रोथ का पार्ट है, ये मत भूलना, बेस मत भूलना कहाँ से आया है ये, ठीक है? देखो, in this diversification, new business that it is diversified into is linked to the existing business through process, technology या marketing, underline करो, process, technology या marketing। जो भी आप नया बना रहे हो ना, वो आपके ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, कैसे लिंक्ड है? इट कैन बी आइदर थ्रू प्रोसेस, जैसे अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए उसमें प्रोसेस लिंक्ड था, है ना, दूध तो वही रहेगा, उससे आप चीजें बना रहे हो, तो वो गया प्रोसेस, या तो टेक्नोलॉजी या फिर मार्केटिंग, ये दोनों से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? The new product is a spin-off from the existing facilities and product. This means that in the concentric diversification too, there are benefits from synergy with the current operation. दूध तो वही, अब दूध ज्यादा बन रहा है, जिनको दूध पहले देते थे, मान लो अमूल कंपनी पहले घर जो घरों में दूध देती थी, ठीक है, अब दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया उसका, तो इसीलिए वो सोची कि दूध के तो अपने कस्टमर्स उतने ही हैं, चलो अब क्या करते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को उसकी ही वेराइटी, उस दूध से ही बनाए हुए वेराइटी दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, करेक्ट? तो ये हो गया आपका क्या, वही बताना चाह रहा है कि करंट ऑपरेशन से ही आप कुछ और बेनिफिट का सोच रहे हो, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कंपनी प्रोड्यूसिंग क्लोथ वेंचर्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज, यहाँ पे इट कैन बी टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज। Concentric diversification is generally understood in two direction, vertical या horizontal integration। मतलब पहले समझ में आ गया ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, रिलेटेड होता है, ये समझ आ गया, करेक्ट? अब इसी को दो डायरेक्शन में हम लोग समझ सकते हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है? वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना, ठीक है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ऑफ द फर्म। द फर्म remains vertically within the same process sequence, move forward or backward, underline करो, forward or backward in the chain and enters specific product or process, ठीक है? अब इसको भी तोड़ दिया दो पार्ट में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों किसका पार्ट है, वर्टिकल का। वर्टिकल क्या होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस वर्टिकल होता है, तो फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना, करेक्ट? ओके, अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है ये समझते हैं। फॉरवर्ड मतलब तो आगे जाना, ये आप समझ गए, करेक्ट? आगे जाना मतलब हम जो अभी आपको एग्जांपल दिए, दूध से चीज बनाना, दिस इज फॉरवर्ड, करेक्ट? पर अगर हम बोलते हैं कि अमूल कंपनी गाय को पालना और ज्यादा गाय को पालना शुरू कर दी, डोंट यू थिंक दिस इज बैकवर्ड, राइट? यानी आप जिस प्रोसेस में अभी हो उसके पीछे का कोई काम करते हो तो दैट इज बैकवर्ड, और अगर उसके सामने का कोई काम करते हो तो दैट इज फॉरवर्ड। डिफरेंस समझ आया? पढ़ो। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें एंगेज होती है फर्म that are vertically related to the existing business, ये तो हम लोग समझ गए। The firm remains vertically within the same process while diversifying, firms opt to engage in business that are linked forward or backward in the chain। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, a large supermarket chain considers to purchase a number of farms that would provide it a significant amount of fresh produce। एक सुपरमार्केट है, वो सामान बेचती है, उसने क्या किया, बहुत सारे फार्म्स खरीद लिए ताकि उसको फ्रेश वेजीज, फ्रेश फ्रूट्स ये सब मिले। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बैकवर्ड। कोई दिक्कत है? अच्छा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किसका पार्ट है? वर्टिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन किसका पार्ट है? वेरी गुड, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। और डाइवर्सिफिकेशन किसका पार्ट है? हाँ, डाइवर्सिफिकेशन किसका पार्ट है? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। वेरी गुड, क्लियर है? और इंटरनल किसका पार्ट है? एक्सपेंशन या ग्रोथ का। कोई दिक्कत? अब सीधा चलते हैं, एक्सपेंशन या ग्रोथ के अंदर क्या आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, करेक्ट? अभी हम लोग एक्सटर्नल पढ़ना शुरू ही नहीं किए, इंटरनल शुरू किए। इंटरनल के अंदर क्या आया? गुड, इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट? इंटेंसिफिकेशन में क्या आया? वेरी गुड, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। फिर आया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या आया?
कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, जिसमें से अभी हम लोग कॉन्सेंट्रिक पढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक के अंदर क्या आया? वेरी गुड। वर्टिकल के अंदर क्या आया? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम ये वाला जो अपना स्टडी मटेरियल अभी बना है, ठीक है, अपडेटेड, ये काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। लास्ट स्टडी मटेरियल में यही काफी इधर उधर करके दिया हुआ था, ठीक है, 2-3 चैप्टर्स में आधा आधा चीज बटा हुआ था जो रिलेट ही नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स कि किसके अंदर क्या आता है। अभी जैसे आप किसके अंदर क्या आता है समझ गए ना, वो लास्ट जो अपना ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट हुआ, उस अटेम्प्ट तक के जो बच्चे पढ़े वो ये रिलेट नहीं कर पाते थे कि किसके अंदर क्या है, वो अलग से बताना पड़ता था पढ़ाते समय टीचर्स को, वरना मटेरियल के हिसाब से नहीं समझ में आता था, ठीक है। तो ये अपडेशन अच्छा हुआ है इसी का। चलो अब फॉरवर्ड का एग्जाम्पल देखो। कॉफी बीन मैन्युफैक्चर है, वो एक कॉफी कैफे के साथ मर्ज हो रही है। फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत? कॉफी बीन मैन्युफैक्चर है, कैफे के साथ मर्ज हो रही है, तो ये फॉरवर्ड आगे बढ़ने का कुछ काम करिए उस प्रोसेस में। क्लियर है? इजी आइडेंटिफिकेशन है। चलो आ जाओ, अब वर्टिकल पढ़ लिया, अब हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब वाई एक्सिस, सेम लाइन में। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या था? ऊपर नीचे, करेक्ट, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल मतलब वेरी गुड, साइड बाय साइड, यस। तो साइड बाय साइड में क्या क्या आना चाहिए, आओ पढ़ते हैं। A firm gets horizontally diversified by integrating through its acquisition, underline करो, acquisition of one or more similar business operating, बस businesses तक करो, operating at the same stage of production marketing chain। दो बिजनेस एक ही जगह पे है और वो दोनों आपस में मर्ज हो रही है ताकि वैरायटी बढ़े। समझ आया? So this is what horizontal integration, fine, okay, integrated diversification। next page में आओ। They can also integrate with firms producing complementary products or byproducts or by taking over competitors' product। तीनों को अंडरलाइन करो वर्ड को, complementary products, byproducts और taking over competitors' products, तीनों को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आप मर्ज होते हो किसी दूसरे कंपनी के साथ ताकि आपकी ही प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़े। अब वो जो सामने वाली कंपनी है वो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाती हो, आप टीवी बनाते हो वो रिमोट बनाती हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को ही ले रहे हो ताकि सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाए। और या हो सकता है बाई प्रोडक्ट्स बनाती हो। बाई प्रोडक्ट मतलब समझते हो क्या? जो रह जाता है, मतलब आप कुछ बना रहे हो, उसके बनाते वक्त कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, आप बनाना नहीं चाहते लेकिन वो निकल जाता है। राइट, कुछ बनाते समय एंड रिजल्ट निकल के रह जाता है। जैसे शुगर केन का जूस निकालते हैं तो वो लास्ट में बचता है ना शुगर केन का वेस्ट, ठीक है, तो उसका भी बहुत यूज है, तो दैट इज बाई प्रोडक्ट। चलो क्या बोले थे? पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोल एंड डीजल वगैरह, हाँ करेक्ट। तो वैसे कंपनीज के साथ आप मर्ज हो रहे हो, अक्वायर्ड कर ले रहे हो, ठीक है, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आ जाओ नीचे। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ये अब दूसरा टाइप आ गया। पहला टाइप क्या पढ़ा? कॉन्सेंट्रिक, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक के अंदर क्या आता था? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर क्या आता था? बैकवर्ड फॉरवर्ड, वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप कुछ नया कर रहे हो जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। पढ़ो, इन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन नो लिंकेजेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, अंडरलाइन करो, no linkages related to product, market or technology exist. The new business or products are disjoint from the existing products. In every way, it is totally unrelated diversification. आप चॉकलेट बनाते थे, अब आप शूज बनाने लग गए, बेसिक इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल, राइट। तो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। और आप प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका? हाँ, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसका ही नाम क्या है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल पढ़ो। सीमेंट मैन्युफैक्चरर है जो डाइवर्सिफाई कर रहा है, स्टील और रबर प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इट इज नॉट रिलेटेड। सीमेंट कहाँ, स्टील और रबर कहाँ, ठीक है। एक टाटा स्टील बनाता है और सॉल्ट बनाता है, राइट, करेक्ट।
Conglomerate diversification has no common thread at all with the firm's present position. ये बात याद रखना, जब एग्जाम में केस स्टडी देगा तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में ना ही प्रोडक्ट वाइज कोई लिंक रहेगा, ना ही मार्केट वाइज कोई लिंक रहेगा, ना ही टेक्नोलॉजी वाइज कोई लिंक रहेगा. अगर तीनों में से एक भी रिलेटेड हो गया तो फिर वो कॉन्ग्लोमरेट नहीं है. क्लियर है, ये याद रखना. टेक्नोलॉजी से क्या लिंक हो? एक ही मशीन से बन रहा है दोनों सामान. बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के सेंस में नहीं. जैसे मान लो दूध से चीज बना रहे तो वो यहाँ तो आपका प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, लेकिन मान लो अगर टेक्नोलॉजी वाइज सोचे तो एक ही मशीन से बन रहा है. तो मतलब अगर एक ही मशीन से क्लॉथ भी बन रहा है और शू भी बन रहा है, राइट, तो सो वो इट इज रिलेटेड. या कॉन्ग्लोमरेट नहीं होगा फिर वो. ओके. क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े. टेबल देखो नेक्स्ट पेज में, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रीड कर लेना. आ जाओ नीचे. इनोवेशन, ये थर्ड टाइप है. थर्ड टाइप किसका? डाइवर्सिफिकेशन, बाबा बाबा, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का थर्ड टाइप है. करेक्ट. अच्छा, एक बार शुरू से याद करा दो तो मेरे को वापस से. सीधा उल्टा सब जाओगे, पहले सीधा चलते हैं. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी. उसके अंदर क्या आएगा? स्टेबिलिटी नहीं, नहीं. अच्छा, एक्सपेंशन थ्रू हाँ. डाइवर्सिफिकेशन. वापस बोलो. Expansion or growth through intensification and expansion or growth through diversification. वेरी गुड. इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन. करेक्ट. इंटेंसिफिकेशन के अंदर क्या आया? Market penetration, गुड, product development, Good. marketing. वेरी गुड. और आपका इसमें क्या आया डाइवर्सिफिकेशन में? Concentric diversification, complementary diversification and ये Diversification. इनोवेशन, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. कुछ भूल रहे हैं बीच में क्या? concentric diversification. कभी अंदर का पार्ट. हाँ, किसके अंदर का पार्ट्स भूल रहे हैं? Concentric. नहीं, Concentric diversification. vertical diversification, हाँ. horizontal तो बोले Vertical, concentric के अंदर कॉन्सेंट्रिक किसके अंदर था? concentric के अंदर था और ये vertical और horizontal. हाँ. हाँ, तो ये किसका पार्ट है? Concentric का नहीं, ये तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है. राइट, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है. यही बोलना था. चलो, क्लियर है, याद हो गया लाइन से. परफेक्ट. आ जाओ लास्ट पार्ट, इनोवेशन. इनोवेशन के अंदर क्या आएगा? इनोवेशन ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस और प्रोसेसेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इनोवेशन मतलब क्या होता है? सिंपल एक शब्द में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है अपग्रेडेशन. अंडरलाइन कर लो. ठीक है, इनोवेशन मतलब अपग्रेडेशन. किस चीज को अपग्रेड कर रहे हो आप? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या प्रोसेस को, ताकि आपका मार्केट में शेयर बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े. कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही आप कुछ नया लेके आ रहे हो, दैट इज इनोवेशन. राइट. सम में आर्ग्यू दैट इनोवेशन में लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंस. बेकार का खर्चा इनोवेशन करना उतना रिटर्न्स नहीं देता है, ऐसा लोग बोलते हैं. ठीक है, ऐसा लोगों का, कुछ लोगों का मानना है. लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने के लिए इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इनोवेशन के क्या क्या फायदा है, आगे पढ़ो. नंबर 1, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. बिजनेस क्या करती है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहती है. करेक्ट. एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में, जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहती है. और वो कैसे कर सकती है? इनोवेशन के हेल्प से. अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके इनोवेशन के हेल्प से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. The pressing problem of environmental damage is being tackled head on by shifting to renewable resources of energy like solar, wind, sea waves, etc. पहले क्या होता था? बहुत साल पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक एक रूम के अंदर कंप्यूटर रहता था. फिर उसको क्या किया? इनोवेट किया. थोड़े छोटे किए, थोड़े छोटे किए, करते 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 आज के डेट में लैपटॉप्स हो गए जिसको आप लेके इधर उधर डोल भी सकते हो. करेक्ट. तो ये क्या? इनोवेशन ही तो है. चीज वही है, चीज आपको वही चीज मिल रहा है, उल्टा उसमें इनोवेटेड फॉर्म में मिल रहा है और अपग्रेडेड फॉर्म में मिल रहा है. करेक्ट. तो यही हुआ इनोवेशन. और क्या है? बोलो. Difference between innovation and product, market penetration. मार्केट पेनिट्रेशन में यू आर डूइंग अ लिटिल चेंज, यू आर नॉट इनोवेटिंग द प्रोडक्ट. जैसे बोले ना, पेप्सी का बॉटल है या कोका कोला का बॉटल है, लंबा था तो मोटा हो गया, मोटा था तो लंबा हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया. पहले ब्लैक कलर, बाहर से ब्लैक कलर का पेंट कर देता था बॉटल पे, तो अभी व्हाइट कर दिया या ऑरेंज कर दिया. लिटिल चेंज. ठीक है, बट यहाँ पर आपका इनोवेशन में पूरी तरह से वो प्रोडक्ट ही अपग्रेड हो जा रहा है, बेटर वर्जन हो जा रहा है. डिफरेंस समझ आया?
फोन में एग्जांपल लो तो मार्केट पेनिट्रेशन आप समझ सकते हो, आपके फोन का जो ऐप है उसका लोगो चेंज हो गया, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। बट वो ऐप में ही आपका फैसिलिटी बढ़ गया, दैट इज अपग्रेडेड वर्जन, इनोवेशन, अपडेट अपडेट जो आता है। 10th जनरेशन पर या यस लेट मी आस्क, अभी थोड़ा टाइम पहले कोको वाला भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो वो आएगा इनोवेशन। कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? चलो तो क्लियर है। हाँ क्या बोल रहे हो? यस यू कैन, नेक्स्ट यू प्लीज। आ जाओ। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये किसका पार्ट है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, बेस मत भूलना, हम लोग इनोवेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन का पहला क्या था? इनोवेशन हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब दूसरा पार्ट आ गया इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली इनोवेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ता है ना। जो आपका बेसिक एग्जांपल हम लिए कंप्यूटर वाला, क्या हुआ? पहले एक रूम में एक कंप्यूटर रहते थे तो प्रोडक्टिविटी उस लेवल का था। आज के डेट में लैपटॉप्स हैं तो इसमें ज्यादा प्रोडक्टिव है, हम लोग लेके कैरी कर सकते हैं, राइट? इसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो इनोवेशन के साथ ही प्रोडक्टिविटी चलता है, करेक्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया एमएस एक्सेल, एवरी फाइनेंस। हम बार बार आपको एग्जांपल क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इन एग्जांपल्स को यूज करके भी आपके एग्जाम में केस स्टडी एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओ। बहुत बार बुक का ही एग्जाम्पल को उठा लेता है और बहुत बार सिमिलर उठाता है। तो देखो, एमएस एक्सेल, एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल यूजेस दिस सॉफ्टवेयर टू सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेट देयर मैनुअल टास्क। हर एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, राइट? ये सॉफ्टवेयर जो है ये कहाँ से आया? दिस इज नथिंग बट इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, राइट? तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा ना, बस वही चीज है। आ जाओ नीचे। गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये शब्द का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, हम गजनी बन गए, थोड़ा याद दिलाओ तो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या था? है थोड़ा जोर से, राइट? कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको कुछ एडवांटेज है। कॉपी ना कर सके, हाँ, कोर कॉम्पिटेंसी, which cannot be duplicated, difficult to copy, इमिटेट, गुड, डिफिकल्ट टू इमिटेट, वेरी गुड। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कौन देता है? इनोवेशन देता है। इनोवेशन अगर किसी प्रोडक्ट में रहते रहेगा तो वो जल्दी से मार्केट से उठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको, उस बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता रहेगा, करेक्ट। Being ahead of competition is a need and businesses spend majority of their strategic time building solution to achieve this advantage. कोई दिक्कत? क्लियर है? इनोवेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही नहीं रोक के रखता है बल्कि नए नए लोगों को भी आसानी से अपनी तरफ खींच लाता है। फाइन, आगे बढ़े। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंप्लीट। अभी हम लोग जितना पढ़े वो सब इंटरनल का पार्ट था। अब आता है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। बहुत ही सिंपल है। क्या क्या एक्सटर्नल ग्रोथ? पहला देखो, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर पहला जो आता है वो आता है किसी के साथ मर्ज हो जाओ या किसी को अक्वायर कर लो। समझ आया? कोई दिक्कत? मर्ज होना मतलब क्या होता है? तुम एक कंपनी, हम एक कंपनी, दोनों मिलके काम करेंगे, मर्ज हो गया। बोलो। साइड बाय साइड, वहां भी मर्ज हो रहे थे, ओके। अपनी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे थे? नहीं नहीं, वहां पे आप किसी ऐसे कंपनी के साथ मर्ज हो रहे थे जहां पे आपके प्रोडक्ट सेम या सिमिलर बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हो, बाय प्रोडक्ट हो, वैसा। कॉम्प्लीमेंट्री, बाय प्रोडक्ट, याद आया? ठीक है। पर यहाँ पे आप मर्ज हो रहे हो कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपका एग्जिस्टिंग नहीं था। छोटी कंपनीज को मर्ज कर ली, राइट राइट, ठीक है। तो मर्ज मतलब क्या हो रहा है? आप एक कंपनी, हम एक कंपनी, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अक्वायर मतलब क्या हो रहा है? आप एक कंपनी, हम एक कंपनी, हम आपको खरीद लिए, राइट? चलो, तो इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटेटिंग प्रपोजिशन इन द सेंस दैट इट circumvents the time, risk and skill involved in screening internal growth opportunities, seizing them and building up necessary resource base required to materialized growth। मतलब सिंपल सा बात, आप मर्ज क्यों होगे किसी के साथ? क्यों किसी को अक्वायर करोगे? जब आपको उतना फायदा मिलेगा उस सामने वाली कंपनी से तभी तो होगे ना। आओ थर्ड पैराग्राफ में। Merger and acquisition in simple words are defined as a process of combining two or more organization together। ऑब्वियस सा बात है, क्यों आप किसी के साथ मर्ज होगे? क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट आपका रिसोर्स वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, स्किल वाइज हो सकता है सामने वाली कंपनी के पास जो लेबर है वो बहुत काम की है, उससे आपके कंपनी को बहुत फायदा होगा, करेक्ट? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप मर्ज क्यों हो रहे हो, करेक्ट? मेन रीजन क्या है मर्ज होने का? इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन को अंडरलाइन करो। इन अ मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स along with breaking of trade barriers। आप दोनों का स्ट्रेंथ बढ़े,
फाइनेंशियल गेन हो और ट्रेड करने का जो रुकावट है, बैरियर है, वो खत्म हो। कोई दिक्कत? क्लियर? और एक्विजिशन मतलब क्या होता है? एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लिए, खरीद लिए। फाइन। अच्छा, बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों में, मर्जर और एक्विजिशन में। मर्जर मतलब ए बी बन गई, और एक्विजिशन में ए बी को अक्वायर करके ए ही रह सकती है नाम। समझ आया डिफरेंस? वही है, बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। एक्विजिशन में एक फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वीकर को खरीद लेता है, पर मर्जर में जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्गर वीकर के साथ मर्ज हो, स्ट्रॉन्गर के साथ मर्ज हो सकता है। करेक्ट? चलो, बस यही आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अब मर्जर कितने प्रकार के होते हैं? तो मर्जर आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वापस से आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल आ गया। हाँ करेक्ट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? एक ही लाइन में है। करेक्ट, सेम लाइन, यानी कि आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो गए। अंडरलाइन करो। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन द सेम इंडस्ट्री। अंडरलाइन करो। इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के साथ ही मर्ज हो गए। सेम इंडस्ट्री, ये आपका कीवर्ड्स है, सेम इंडस्ट्री, ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो गए। फाइन। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है आपको? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अंडरलाइन करो, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है मतलब वो भी तो वही बना रहे हैं जो आप बना रहे हो, है कि नहीं? है ना? तो आप उसके साथ मर्ज क्यों हो रहे हो? ताकि आप दोनों मिल जाओ तो कस्टमर आपके ज्यादा हो जाए और आप एक ही जगह पे प्रोडक्शन करो, ताकि आपका कॉस्ट पर यूनिट या इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, कॉस्ट पर यूनिट कम आए। कोई दिक्कत? वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाए, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट कंपटीशन ये सब खत्म हो जाए, फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट एक ही रहे और बढ़ाना नहीं पड़े। क्लियर है? कोई दिक्कत? मोनोपोली हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल मर्जर। ओके, एग्जाम्पल देखो। फॉर्मेशन ऑफ ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड थ्रू द मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड बुक ब्रांड। डिफरेंस समझ आया? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल मर्जर। आगे आ जाओ। वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर क्या पढ़े थे? हाँ वही बोल रहे, क्या पढ़े थे हम लोग वर्टिकल में थोड़ी देर पहले? वर्टिकल इंटीग्रेशन जहाँ पे है मतलब जिस पोजीशन नहीं, उसके अंदर हम लोग पढ़े थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो यहाँ पे भी वही है। पर यहाँ पे मतलब क्या है वो अच्छे से सुनो। वर्टिकल मर्जर के अंदर मर्ज तो हो रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ मर्जर आप ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में होगे क्योंकि वर्टिकल है। करेक्ट? अब यहाँ ऊपर और नीचे का डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड का अगर बात करें तो वहां पे हिंदी लिखो। फॉरवर्ड का मतलब होता है छोटा कंपनी बड़ा कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है, छोटा बड़ा के साथ मर्ज हो रहा है, फॉरवर्ड। और अगर बड़ा कंपनी छोटा के साथ मर्ज होगा तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड। यही फर्क है बस। वहां पे प्रोसेस था, यहाँ पे बड़ा कंपनी छोटा कंपनी वाला बात है। क्लियर है? ओके, लिख लो खुशी। बड़ा कंपनी छोटा कंपनी के साथ मर्ज होगा, क्या है? छोटा कंपनी बड़ा कंपनी के साथ मर्ज होगा, क्या है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सुकन्या क्लियर? आगे को जेनेरिक मर्जर, ये नाम पहली बार आया है। को जेनेरिक, अब इसका क्या मतलब होता है? हिंदी लिखो। कस्टमर एक बट उसको प्रोडक्ट बेचते हैं अनेक। देखो, कस्टमर एक बट उसको प्रोडक्ट बेचते हैं अनेक। मान लो एक फ्रिज है, एक फ्रिज बेचने की कंपनी है, एक एसी बेचने की कंपनी है, एक पंखा बेचने की कंपनी है, या टीवी बेचने की कंपनी है, ठीक है, तीनों मर्ज हो गई और एक ही कस्टमर को तीनों आइटम बेच रही है। सो दिस इज को जेनेरिक। ठीक है? एग्जाम्पल, an organization in wide goods category such as refrigerators can diversify by merging with another organization having business in kitchen appliances. क्लियर है? आप एक ही कस्टमर को अब ज्यादा सामान बेचने का कोशिश कर रहे हो बाय मर्जिंग विद अनदर कंपनी। क्लियर है? उसको बोलते हैं को जेनेरिक। अंडरलाइन करो 1 2 3 थर्ड लाइन में।
Such merger includes an extension of the product line or acquiring components that are required in the daily operations. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, वापस से ये शब्द आ गया कॉन्ग्लोमरेट। अब इसका क्या मतलब था पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ के आए, एकदम न्यू प्रोडक्ट लाइन। अनरिलेटेड, यहाँ पे भी वही मतलब है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, आप किसी ऐसे कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हो जिससे आपका प्रोडक्ट पूरा अनरिलेटेड है, चीज ही अलग है, ओके। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। कोई लिंक नहीं है, लिंक मतलब यहाँ पर क्या लिंक होगा, वहां पे तो प्रोसेस का बात किए थे, टेक्नोलॉजी का बात किए थे, मार्केटिंग का बात किए थे, यहाँ पे क्या लिंक होगा, यहाँ पे कस्टमर अलग है, कस्टमर फंक्शन अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। देयर आर नो इम्पोर्टेंट कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत, क्लियर। को जेनरिक का मतलब क्या बताए थे, कस्टमर एक ही है, सेम कस्टमर है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, कस्टमर अलग पर यहाँ कॉन्ग्लोमरेट में कस्टमर ही अलग अलग है, न्यू कस्टमर। डन, कोई दिक्कत, क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर। वेरी गुड, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर और एक्विजिशन पढ़ रहे थे, जो किसका पार्ट था, गुड, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अभी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का ही हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, विच इज एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, ओके। स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब क्या होता है, पढ़ो। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट enables each other to achieve certain strategic objective which neither would be able to achieve on its own। आपको भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, पर हम दोनों अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते हैं। यहाँ मर्जर वर्जर नहीं हो रहा है, ना ही मर्जर हो रहा है, ना ही एक्विजिशन हो रहा है, ना हम आपको खरीदेंगे, ना आप मेरे को खरीदोगे, ना हम दोनों मिलकर कोई नया कंपनी बना रहे, नो। आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, चलो मिलके ये काम कर लेते हैं, दैट इज अलायंस। समझ आया, स्ट्रेटेजिक अलायंस पढ़ो। द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटी। हम लोग दोनों इंडिपेंडेंट है और सेपरेट है, ठीक है। शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड। जब तक हम लोग का अलायंस टर्मिनेट नहीं हो जाता, हम लोग फायदा शेयर करेंगे, ठीक है, सब कुछ शेयर करेंगे, पर आप अलग हम अलग हैं। मर्जर में क्या होता है, एक हो जाते हैं, एक्विजिशन में क्या होता है, एक हो जाते हैं, अलायंस में एक नहीं होते हैं, दो का दो ही रहेगा, कोई दिक्कत, ओके। Strategic alliances are often formed in global marketplace between business that are based in different regions of the world. Advantages क्या क्या है strategic alliance का, याद करना है, क्या क्या एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक अलायंस का। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज सोचो, स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प नेसेसरी लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अंडरलाइन करो, स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से आप स्किल सीखते हो और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से कैपेबिलिटी लेते हो, कुछ कैपेबिलिटीज आप में भी आ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होता है, सप्लाई चेन अच्छा होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अच्छा सर्विस देते हैं ताकि एक साइनर्जी क्रिएट हो। कीवर्ड है आपका साइनर्जी, अंडरलाइन करो, वो कर लो, सर्कल कर लो, ये वर्ड यूज करना एग्जाम में। स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता ही इसलिए ताकि साइनर्जी शेयर हो, साइनर्जी मतलब एक बेनिफिट, एक टाइप का बेनिफिट शेयर हो, क्लियर है, कुछ बेनिफिट क्रिएट हो, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो, ऐसा समझो, फाइन। Having a strategic partner who is well known and respected also helps add legitimacy and credibility to a new venture। आप किसी ऐसे के साथ अगर ये कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हो जिसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो आपका भी रेप्यूटेशन अच्छा हो जाएगा, क्लियर है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का कोई वो बता एग्जांपल दे, बोलो। मर्ज नहीं, मर्ज वर्ड यूज ही मत करना, हाँ साथ में रहता है, गुड, राइट, क्लोथिंग के साथ एक्सेसरीज साथ में रखता है, सो दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। या पिज्जा का दुकान है, वो पेप्सी भी रखता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कोई दिक्कत, क्लियर है, ओके। दूसरा देखो, इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस का, ऑब्वियसली इकोनॉमिक है तो आपके कॉस्ट कम आएंगे, राइट। कैसे कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि आपने एक अलायंस बना लिया है सामने वाले के साथ, तो आपके कस्टमर बेस बढ़ गए, करेक्ट, तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी ऑब्टेन एज प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस,
कॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट टू डिक्लाइन। कोई दिक्कत? पार्टनर्स एडवांटेज ले सकते हैं को स्पेशलाइजेशन का, करेक्ट। वैल्यू एडिशन होगा, करेक्ट। जैसे ये एग्जांपल दिया, एक लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है जो कि डेस्कटॉप और मॉनिटर दोनों को एक साथ बेचता है, पर डेस्कटॉप और मॉनिटर को एक साथ बेचता है। बेसिकली यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर था मॉनिटर का जो लीडिंग था, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप जो अपना बेचता था वो न्यू टाइप का मॉनिटर अपने जगह पे ही रखने लग गया, ऑफर करने लग गया, बट दे हैव नॉट मर्ज्ड, यहाँ नया कंपनी नहीं बन रहा, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। समझ आया? यहाँ पे नया कंपनी नहीं बन रहा है, कोई किसी को अक्वायर नहीं कर रहा है, आप अलग हम अलग, पर हम लोग साथ में मिलके कुछ काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी के लिए आपने अलायंस फॉर्म किया, आपको स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी मिलता है। जैसे आपके पास कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी था जिससे आप काम कर पा रहे थे, मेरे पास नहीं था, तो हम लोग दोनों ने अलायंस कर लिया जिससे आप जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे वो मुझे पता चल गया, तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक अलायंस का स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। फाइन। राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर। राइवल्स अंडरलाइन करो, ईच अदर तक। जो राइवल फर्म्स है ना वो स्ट्रैटेजिक अलायंस बना सकती है। समझ आया? Vertical integration can be created where partners are a part of supply chain. Strategic alliance may also be useful to create competitive advantage by pooling of resources and skills. Strategic alliance तब भी useful होगा जब आप competitive advantage बना सकते हो, अगर आपके resource और जो skills हैं वो एक जगह पे मिल जाए। कोई दिक्कत? और लास्ट, पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे मिल सकता है? अगर आप एक फॉरेन कंपनी के साथ अलायंस क्रिएट करते हो, अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उस कंट्री के लॉज रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता, समझना पड़ता, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता, परमिशंस लेने पड़ते। बट आपने क्या किया, उस कंट्री के किसी बिजनेस के साथ आपने अलायंस फॉर्म कर लिया, तो अब आप ये सबसे निश्चिंत हो गए। सो दिस इज पॉलिटिकल। क्लियर है? समझ आया? ओके, आगे बढ़े। आ जाओ, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। डिसएडवांटेज क्या है? देखो, अगर आप किसी के साथ अलायंस फॉर्म करोगे तो आपके जो मेन कोर चीज है वो भी तो शेयर होंगे ना, वही डिसएडवांटेज है। पढ़ो, द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, अभी सिखाया जा रहा है शेयरिंग इज डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, नॉट इन बिजनेस। करेक्ट। तो अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस कोई कर रहा है तो डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को वो नॉलेज मिल जाएगा, वो स्किल मिल जाएगा, जो वो स्ट्रेटेजी मिल जाएगा जो आज तक सिर्फ आपके पास था। कोई दिक्कत? कल को आफ्टर योर स्ट्रेटेजिक अलायंस इज ओवर तो वो स्ट्रेटेजी और नॉलेज को यूज कर सकता है कि नहीं? इससे बचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो पहले कि जब हमारा अलायंस ओवर हो तो आप ये चीजों को यूज नहीं कर सकते, ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो बच जाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? फ्यूचर सोच लेना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाओ। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें क्या है, आप किसी चीज को एग्जिट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, राइट? पढ़ो, स्नेहा पढ़ेगी, पहला 4 लाइन पढ़ो। बस, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी हम लोगों को कुछ छोड़ने का स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी एग्जिट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है नेक्स्ट पेज में आओ। पहला स्टेप है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मतलब चल रहे हो घूम गए, टर्न अराउंड, राइट? वही हुआ ना टर्न अराउंड, चल रहे थे घूम गए। आ जाओ, अब हम लोग का शुरू हो गया रिट्रेंचमेंट पार्ट। हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? स्टेबिलिटी पढ़ लिया, एक्सपेंशन या ग्रोथ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिट्रेंचमेंट, उसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एग्जिट। ठीक है, तो ये रिट्रेंचमेंट के अंदर पहला आता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। फाइन। टर्न अराउंड में क्या आता है? या तो आप रिट्रेंचमेंट इंटरनली कर सकते हो या एक्सटर्नली कर सकते हो। फाइन। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हम लोग कब करते हैं? हम लोग तब करते हैं जब आप इंटरनल एफिशिएंसी पे वर्क करते हो। चल रहे हो घूम गए, ये तो इंटरनल हुआ ना आपका, कोई सामने से थप्पड़ मार के थोड़ी घुमाया आपको, राइट? दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज नॉट इंटरनल। करेक्ट, खुद घूम गए, इंटरनल।
तो देखो कंडीशन क्या क्या है, सिग्नल कब कब मिलता है आपको, जब आपको घूम जाना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा मुझे घूम जाना है, तो उसके सिग्नल क्या है। पहला परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस, नुकसान पे नुकसान आपका नेगेटिव कैश फ्लो है। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब पैसा ही नहीं आ रहा है, कैश ही नहीं आ रहा है आपका, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है। क्रेडिट में सेल करो, क्या क्रेडिट में सेल करो। सिर्फ क्रेडिट में सेल करना नहीं, बट बहुत सारी चीजें जैसे एक्सपेंस ही हो रहे हैं, सेल हो ही नहीं रहा है, चाहे क्रेडिट हो कैश हो, सेल ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है। दूसरा अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो मार्केट में अब कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है। तीसरा डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आपका मार्केट में शेयर गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। चौथा डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज डिटोरिएट हो रहा है, यानी कि अब आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है। मे बी आपका जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला गया, मे बी आपके इक्विपमेंट्स खराब हो गए, मशीन्स खराब पे खराब हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लो मोरल, जितने एम्प्लॉयज है सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, कोई मोटिवेटेड ही नहीं है काम करने के लिए, राइट। मिसमैनेजमेंट, ये सारे वो सारे सिग्नल है जिससे आपको लगता है कि आपको अब मुड़ जाना चाहिए, टर्न अराउंड कर लेना चाहिए। क्लियर है। तो टर्न अराउंड कैसे कर लोगे, चलते चलते तबक से मुड़ कैसे जाओगे, कुछ स्टेप्स तो होगा, बिजनेस है ना, तो कैसे टर्न अराउंड करोगे उसकी प्लान है आगे। स्टेज 1 देखो, ये आपको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है। स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम को पहले तो एसेस करो, ये ढूंढ के निकालो कि इस प्रॉब्लम का असली वजह क्या है, वजह तुम हो। ठीक है। वो वजह ढूंढ के निकालो कि वजह क्या है आखिर। ठीक है। एक बार वो वजह पता चल गया, एक बार वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए, तो उसके बाद रिसोर्सेज पे फोकस करो कि उसको क्या ठीक किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। क्लियर है। ये था स्टेज 1। स्टेज 1 का नाम, स्टेज 1 का नाम असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। आगे बढ़े। स्टेज 2 एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, सिचुएशन को एनालाइज करो और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। पहला आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप सिचुएशन को एनालाइज करो और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। प्लीज कोई भी चेंज करने से पहले क्या बात करो, प्लीज कोई भी चेंज करने से पहले देख लेना कि आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन, राइट। देखो कि बिजनेस के जीने का कोई आशा है क्या। सामने वो था, खाई था, आप जा रहे थे कूदने के लिए, सडनली आप टर्न अराउंड कर लिए, मुड़ गए। क्यों मुड़े, पहले तो आपने सोचा चलो टपकने के पहले देख लेते हैं कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट, आइडेंटिफाई करना। फिर देखना कि सिचुएशन को एनालाइज किया, क्या मेरे जीने का थोड़ा भी उम्मीद है। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी लगाओ और एक प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, पहला, शुरुआत, स्टार्टिंग, एक एक्शन प्लान छोटा सा बनाओ। ठीक है। इसके लिए बिजनेस को अपना कोर वायबल कोर बिजनेस देखना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंसिंग देखना चाहिए, रिसोर्सेज देखना चाहिए कि ये सब यूज करके कुछ हो सकता है क्या, वीकनेसेस को देखना चाहिए। वंस मेजर प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड, एक बार आपको पता चल गया कि मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, सीधा बात, कोई दिक्कत। पहला स्टेज का नाम असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, करेक्ट। दूसरा स्टेज का नाम डेवलप अ स्ट्रेटजी, गुड। तीसरा स्टेज का नाम इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, आप तो खाई के पास खड़े हो ना, तो आपको इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा, करेक्ट। इमरजेंसी प्लान मतलब अगर आपका बिजनेस क्रिटिकल स्टेज पे है, तो एक बार होता है जब कोई जख्मी होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक ही बार में क्या करता है, एक ही बार में उसको बड़ा ट्रीटमेंट नहीं देता है, बेसिक ट्रीटमेंट पहले दिया जाता है, बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि खून रुके। ठीक है। खून रुकने के लिए बेसिक जो एकदम स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी, राइट। तो यहाँ पर भी वही है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल स्टेज पे है तो इमीडिएटली ऐसा प्लान बनाओ ताकि ब्लीडिंग रुक सके और ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। यस, द प्लान, अब इस प्लान में क्या क्या आएगा, ऑब्वियस बात है बिजनेस है तो इसके प्लान में क्या क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्स आएंगे यानी लोग चाहिए, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एक्शन,
to restructure debts, improve working capital, reduce cost, improve budgeting practices. बस इतना तक ही अंडरलाइन करो. ओके. A positive operating cash flow must be established quickly. अरे भाई कैश बहुत जरूरी है, तो तुरंत कैश कहाँ से आ सकता है वो सबको उसके बारे में सोचो, उसके प्लान को स्टार्ट करो. क्लियर है? स्टेज 1 क्या था? दूसरा स्टेज क्या था? क्या? Analyze the situation and develop a strategic plan. तीसरा Implementing an emergency एक्शन प्लान. ठीक है. चौथा स्टेज क्या है? रीस्ट्रक्चर करो. एक बार आपने खून बहने से रोक लिया, अब देखो कि उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. रीस्ट्रक्चर द बिजनेस. द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोर बिजनेस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. इफ द कोर बिजनेस इज irreparably damaged, then the outlook for the entire organization may be bleak. इसके लिए क्या करना चाहिए? अंडरलाइन करो. कैश फोरकास्ट बनाओ, एनालाइज करो एसेट एंड डेट को, रिव्यू करो प्रॉफिट को, एनालाइज करो अदर की फाइनेंशियल फंक्शन फॉर रैपिड डेवलपमेंट. ड्यूरिंग द टर्न अराउंड द प्रोडक्ट मिक्स में बी चेंज्ड. प्रोडक्ट मिक्स मतलब समझते हो, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसमें चीजें चाहिए उसके रेशियो को आप बदल सकते हो अगर जरूरी है तो. ठीक है. टर्न अराउंड के दौरान आप ऐसा कर सकते हो. कोर प्रोडक्ट्स नेग्लेक्टेड ओवर टाइम में रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. जो आपके मेन प्रोडक्ट्स है, कोर प्रोडक्ट्स है, उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही था जो आपका मेन प्रोडक्ट था, तो वो क्यों नहीं सेल हो रहा है, क्या हो गया ऐसा, उस पर ज्यादा ध्यान दो. ठीक है. और जो साइड साइड के थे उसको बाद में देखना. समझ आया? मोरल बिल्डिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवनेस. एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे थे ना, सब डिमोटिवेटेड थे, तो उनके मोरल को बिल्ड करो, उनको मोटिवेट करो, उनको बताओ कि तुम कर सकते हो, हम लोग का बिजनेस अब ऐसा नहीं ऐसा करेगा और ऐसा में आप लोग का साथ रहा तो हमारी बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगी. मोरल बढ़ाओ. ठीक है. इसका फायदा आप लोग को भी देंगे. रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन सिस्टम that encourage dedication and creativity among employees to think about profits and return on investment. Employees को बताओ कि अगर इसमें से आप ऐसा करोगे तो हम लोग आपको ये रिवॉर्ड देंगे. क्लियर है? अगर कोई हमारे बिजनेस को इतना टारगेट अचीव करवा सकता है, एक पर्टिकुलर टारगेट बता दिया, इतना करा सकता है, तो उसका 2% आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का. क्लियर है? स्टेज 1 का नाम. स्टेज 2 Analyze the situation, develop a strategy. स्टेज 3 Implementing emergency action. स्टेज 4 Restructuring the business. गुड. स्टेज 5 में आ जाओ, रिटर्निंग टू नॉर्मल. ये 4 काम कर लिए ना, तो आप अब नॉर्मल में आने लायक हो चुके हो. अब आप क्या करोगे? फाइनल स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी साइन दिखाना शुरू कर देगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अच्छा होने लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे. क्लियर है? अब स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स दो और देखो कि आप नए प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा. कस्टमर सर्विस को बढ़ाओ, अलायंस क्रिएट करो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मार्केट शेयर बढ़ाओ अपना. क्लियर है? ये 5 स्टेप है आपके टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के. कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट पेज. इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक बार रीड कर लो, इसमें कुछ है नहीं. क्या क्या एलिमेंट्स है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के? आप टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस ले आओ. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट ही हो सकता है सुस्त हो गया हो, इसीलिए बिजनेस रुक गया था. ठीक है. खाई की तरफ जा रहा था. करेक्ट. तो टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं. क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस, मतलब ऐसे काम करने लगे जिससे रेपुटेशन बढ़े, क्रेडिट बढ़े, भरोसा बढ़े लोगों का. न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को आप धीरे धीरे कम करके न्यूट्रलाइज कर रहे हो. आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज. क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज मतलब आप क्या कर रहे हो जिससे आपके पैसे सही चीज में यूज हो सकते हैं, उस पर वर्क कर रहे हो. क्विक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम कर दो, रेवेन्यू को जनरेट कर लो. एसेट को लिक्विडेशन, जो आपका एसेट लिक्विडेशन है वो करो ताकि कैश जनरेट हो. और इंटरनल कोऑर्डिनेशन करो. अब आपका बिजनेस खाई में जा रहा था और उस समय आप सोचोगे कि हम एसेट को लिक्विडेट ना करें, तो क्या ये बुद्धिमानी वाला काम है? बिल्कुल नहीं. याद रहेगा. क्लियर है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्लियर. स्टेज 1 का नाम बोलो. Assessment of current problems. स्टेज 2 Analyze the situation and develop a strategy. स्टेज 3 Implement an emergency action plan. स्टेज 4 Restructuring the organization. स्टेज 5 Return to normal. रिटर्निंग टू नॉर्मल. नॉर्मल आ गया. वेरी गुड. आगे बढ़े. आ जाओ. डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है?
वेरी सिंपल। टर्न अराउंड में चलते चलते घूम गए थे ना, अब डाइवेस्टमेंट में क्या कर रहे हो, आप बेच दे रहे हो, लिक्विडेट कर दे रहे हो, ठीक है। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेल और लिक्विडेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू। एक्सक्यूज मी, डाइवेस्टमेंट में आप क्या करते हो, या तो अपने बिजनेस का एक हिस्सा को बेच देते हो या मेजर हिस्सा को बेच देते हो, ठीक है, या फिर आप अपना किसी प्रॉफिट, जहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था उसको बेच देते हो। कोई भी चीज को आप डाइवेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब बढ़ाना, डाइवेस्ट मतलब कम करना, डाइवेस्ट कर रहे हो, क्लियर है। तो बेसिकली ये कब किया जाता है, जब टर्न अराउंड काम नहीं कर रहा होता है, जब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आप नहीं लगा पाते हो, तब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है डाइवेस्टमेंट, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये इसके रीजन क्या क्या है, क्यों आपको डाइवेस्टमेंट करना पड़ता है। पहला, business that had been acquired proves to be a mismatch and cannot be integrated within the company। जो आपने बिजनेस को अक्वायर किया था ना, हो गया गड़बड़, घपला हो गया, मिसमैच हो गया, और अब आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई उसको बेच दो, डाइवेस्टमेंट, क्लियर है। दूसरा, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस। आपके 4 डिवीजन थे, एक डिवीजन से खाली आपका कैश आउटफ्लो ही हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, वहां से कोई पॉजिटिव कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो उसको रख के क्या करोगे, बेच दो, करेक्ट। तीसरा पढ़िए स्नेहा जी, severity of competition and inability for of a firm to cope up, यानी कंपटीशन इतना सीवियर हो गया है कि आप उसमें टिक ही नहीं पा रहे हो, राइट। अच्छा नेक्स्ट वाला पढ़ लो, मेरा मुंह मत देखो। नेक्स्ट वाला पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। For the business to do technological upgradation that is required for the business to survive, a preferable option would be to divest। बिजनेस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी नहीं कर सकती है, तो क्या करेगी, हटा दो उसको, डाइवेस्ट कर दो, राइट। या फिर एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उस इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे फर्म क्या कर सकती है, डाइवेस्ट करके जो अनप्रॉफिटेबल पार्ट है उसको डाइवेस्ट करके उस पैसा को यूज कर सकती है नया इन्वेस्टमेंट करने में। फर्क समझ आया, क्लियर है। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या है, बहुत ही सिंपल है, पढ़ो खुशी पढ़ो। This strategy involves divestment of some of the activities in a given business of the firm or sell out of some of the businesses as such। जो अभी हम आपको बोले, जो अनप्रॉफिटेबल पार्ट है उसको बेच के उस पैसा को यूज करके नया में लगा दो, तो ये जो आप बेच रहे हो एक बिजनेस के पार्ट को, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, राइट। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा देखो, पढ़ो। Divestment is to be given part of the corporate strategy without any stigma attached। इसको आप बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, इसको बुरे नजर से मत देखो कि डाइवेस्टमेंट कोई खराब चीज है। आप जैसे होता है ना कि किसी इंसान को हम लोग बुरे नजर से ही देखते हैं, ये नीचा जाती है, ठीक है, एक सिग्मा उसके ऊपर लगा दी है, ये नीचा जाती है, ये एक ऐसा दिखता है, तो ये काम करता है, ये खराब है, ये सब मत करो, ये कोई बुरा चीज नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए करना। कोई एक डिवीजन आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, आप उसको खाली अपना नाम दिखाने के लिए कि मेरा 4 डिवीजन है, जबरदस्ती उसको घसीटे जा रहे हो, भुगतेगा कौन, आप ही तो भुगतोगे, आप ही को तो नुकसान हो रहा है उसमें, डाइवेस्ट कर दो उस पार्ट को, ठीक है। डाइवेस्टमेंट मींस सेलिंग सम पार्ट ऑफ योर बिजनेस, सम पार्ट या एक डिवीजन, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो, रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पढ़ो, क्या क्या रीजन है, बहुत ही सिंपल सिंपल रीजन है, कीवर्ड अंडरलाइन कर लो। कंटिन्यूअस लॉस, पहला में अंडरलाइन करो कंटिन्यूअस लॉसेस, ठीक है, आप बिजनेस में रहना नहीं चाहते हो क्योंकि कंटिन्यू लॉस हुए जा रहा है। दूसरा अंडरलाइन करो लिक्विडेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, आपको लग रहा है अनप्रॉफिटेबल है, सल्टा देते हैं, सिंपल। तीसरा में अंडरलाइन करो मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, पढ़ चुके हैं। फोर्थ में अंडरलाइन करो परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। नेक्स्ट सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऊपर पढ़ के आए वही रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं, और नीचे बेटर ऑल्टरनेटिव, कोई दिक्कत, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में क्या क्या आएगा, अब इसके अंदर बहुत ही इजी चीजें आती है, ठीक है। आप सीधा आ जाओ एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ये जो एंसॉफ जी थे ना, ये एंसॉफ जी बहुत ही सिंपल चीज बता के गए, जो आपको उसके अगले पेज में 4.24 में, और नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जाम, एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। क्या बता के गए, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में हो तो आप मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो, क्या ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट पढ़े हैं, क्या है न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू मार्केट,
और डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट, कंप्लीटली न्यू। कोई दिक्कत? बस यही आपको एक्सप्लेन किया। अगला 4 पेज में आ जाओ, आगे बढ़ो, एडीएल मैट्रिक्स में आ जाओ। यस यही तो है, एक ही चीज को कितने बार पढ़ना है? 4.25 में आ जाओ। एडीएल मैट्रिक्स में तो कुछ है नहीं वैसे पढ़ने का, पर फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जो आपका एडीएल मैट्रिक्स है, ठीक है, लास्ट लाइन जो है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इज अ मेजर ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, दिख रहा है? तो बेसिकली 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में एडीएल मैट्रिक्स बताया है। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। डोमिनेंट मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डोमिनेट करती है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट को डोमिनेट करती है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग, एक कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे कंपनी के कंपेयर में, वो स्ट्रॉन्ग हुआ। फेवरेबल मतलब क्या हुआ? एक कंपनी से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दूसरे कंपनी देती है, फेवरेबल। टेनेबल मतलब टिकाऊ, कौन ज्यादा टिकाऊ है, और वीक मतलब कौन ज्यादा वीक है। इसी के ऊपर एक मैट्रिक्स नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, जो कि कुछ खास है नहीं, जिसको आपको याद नहीं करना है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ये पढ़ना है। 4.27 में आओ, डोमिनेंट मतलब क्या है, पढ़ो सुकन्या जी। This is a comparatively rare position, and in many cases, it attributable either to a monopoly or a strong and protected technological leadership. डोमिनेंट मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को डोमिनेट करती है, यानी मोटा मोटी मोनोपोली है। मोनोपोली ही है ऐसा नहीं है, मोनोपोली है तो डोमिनेंट क्या, फिर तो वो एक ही फर्म है कंपनीज हैं, पर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको आप ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा समझ सकते हो, ठीक है, कि उसका टक्कर कोई ले ही नहीं रहा है, जैसे आईआरसीटीसी, वो मोनोपोली ही होगी, राइट। बट आईआरसीटीसी का टिकट का जो टिकट्स बनते हैं उसके बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है दैट इज डोमिनेंट। आप टिकट बहुत सारे वेबसाइट से बना सकते हो, कितने सारे हैं, लाइक मेक माई ट्रिप है, उससे बनता है टिकट, और पेटीएम है, इवन जो नॉर्मल एप्स है फोन पे, ये सब से भी बनता है, लेकिन आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है दैट इज डोमिनेंट। क्लियर है? दूसरा स्ट्रॉन्ग, रीड करो सुकन्या। This position, the firm has a considerable degree of freedom over its choice of strategy and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competitors. इसमें आएगा अमेजॉन, इस एग्जाम्पल में आएगा, स्ट्रॉन्ग में आएगा अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। इसमें क्या होता है, एक फर्म के पास फ्रीडम है कि वो कौन सा स्ट्रेटेजी लगाए, वो चूज कर सकती है, ठीक है। और ये जो फर्म होती है ये बिना डरे काम करती है, अपने कॉम्पिटिटर से डर के काम नहीं करती है। तो वहां लिखते जाओ एग्जाम्पल, डोमिनेंट के पास लिख लो आईआरसीटीसी वेबसाइट, और स्ट्रॉन्ग के पास लिख लो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो फेवरेबल, फेवरेबल मतलब एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं और एग्जैक्टली देखा जाए तो कोई एक कॉम्पिटिटर ही आगे ऐसा दिख नहीं रहा है। ये मोबाइल फोन के केस में होता है, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, क्या है, वन प्लस, लिख लो वहां पे मोबाइल कंपनीज। इसमें कोई एक कॉम्पिटिटर के सामने आ रहा है नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, यानी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पढ़े, जिसको बोलते हैं फेवरेबल। नेक्स्ट टेनेबल, टेनेबल मतलब क्या होता है, टिकाऊ। Although the firms within this category are able to perform satisfactorily and justify staying in the industry, they are vulnerable in the face of increased competition from stronger and more proactive companies in the market. अपने आप को टिका के रखी है कोको कोला एंड पेप्सी, टिका के रखी है अपने आप को। Strong बोले, स्ट्रॉन्ग कैसे? बहुत strong. इन कंपैरिजन टू अदर फोल्डरिंग कंपनीज बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पर सिर्फ उन दोनों का बात करें तो इट इज टेनेबल। Direct competition. सिर्फ उन दोनों का बात करें तो इट इज टेनेबल, अगर उसको कंपेयर करें अदर फोल्डिंग कंपनी से तब स्ट्रॉन्ग वाला बात आ जाएगा, राइट। और लास्ट वीक, वीक में मतलब ये लोग का बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, वैसी है जैसे आजकल सितार और तबला ये सब का जो दुकान है ये सब बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गया, कोई खरीदता ही नहीं है, तो इट इज वीक। कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आया? चल आ जाओ पेज 4.28 में। नहीं, अब आता है आपका बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर एग्जाम एज वेल एज एमसीक्यू, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है,
रट लेना, ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है। अभी आपको, हाँ हाँ काउ ही है, आप नींद में नहीं हो, देखो हाँ, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ध्यान दो, ठीक है। एक्स एक्सेस क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी एक कंपनी का मार्केट में शेयर कितना है, और आपका जो वाई, एक मिनट क्या बोला था मैंने, मार्केट रेट हाँ एक्स एक्सिस में मार्केट ग्रोथ रेट है और वाई एक्सिस में रिलेटिव मार्केट शेयर है। जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट है एक्स एक्सिस में, उसमें हम लोग बात करते हैं कंपनी का को ग्रो करना चाहिए कि नहीं, ग्रोथ रेट कैसा है, ठीक है, पहले से ग्रोथ रेट कैसा है। और आपका वाई एक्सिस में है मार्केट में शेयर कितना है, हिस्सा कितना है, ठीक है। अच्छे से देखो, अगर किसी कंपनी का मार्केट में शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सितारा, स्टार्स। डन। अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर लो है और उसका मार्केट ग्रोथ रेट हाई है तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई तू कर क्या रहा है, तेरा शेयर इतना कम क्यों है जब मार्केट में इतना हाई ग्रोथ रेट है, तो तुम कर क्या रहे हो, क्वेश्चन पूछते हैं उसको, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। किसी का अगर हाई मार्केट शेयर है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, भाई शेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन ग्रोथ रेट ही कम है मार्केट का, तो क्या करेगा, इसीलिए उसको हम लोग कैश काउ बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों खराब है, किसी कंपनी का ग्रोथ रेट भी और मार्केट रेट भी, तो उसको हम लोग बहुत ही खराब बोलते हैं डॉग। फाइन, याद हुआ, याद हुआ, ठीक है। हाई हाई स्टार, लो लो डॉग, मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन शेयर कम है, उसको क्या बोलेंगे, हैं दो अलग अलग आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों आ गए पढ़ो, stars are SBUs that are growing rapidly, underline करो, they need heavy investment to maintain their position and finance for their rapid growth potential, they represent best opportunities for expansion। कोई दिक्कत, इनको क्या चाहिए बताओ सुकन्या, इनको हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सितारे हैं, इनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, इनका शेयर अच्छा है, बेस्ट टाइम में एक्सपैंड करो, इसीलिए इनको स्टार बोलते हैं, बहुत ऊपर है। क्लियर। कैश काउ में क्या दिक्कत है भाई, कैश काउ में ग्रोथ ही कम है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका शेयर बहुत अच्छा है लेकिन उनका ग्रोथ, बिजनेस मार्केट ग्रोथ ही कम है, तो फिर उनकी क्या गलती है, इसीलिए हम लोग उनको कैश काउ बोलते हैं। अंडरलाइन करो, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, अच्छा खासा कैश जनरेट कर रहे होते हैं और ये आते हैं स्टार से जस्ट नीचे वाले पोजीशन में, ठीक है। दे आर established सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर, अंडरलाइन करो। कोई दिक्कत, लॉन्ग रन में जब ग्रोथ रेट कम होता है तब वो सितारा ही होता है, स्टार ही होता है जो कैश काउ बन जाता है, समझ आया, क्लियर है। क्वेश्चन मार्क तो हम लोग याद कर ही लिए, क्या कर रहे हो भाई, इनको हम लोग प्रॉब्लम चिल्ड्रन या व्हाइट कैट्स भी बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो सुकन्या को प्रॉब्लम चिल्ड्रन बोल सकते हैं चलो 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 देखो, अंडरलाइन करो सेकंड लाइन, सेकंड लाइन अंडरलाइन करो, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। और फिर अंडरलाइन करो क्वेश्चन मार्क, इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर केपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप्स, अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो आप कैश के ट्रैप में फंस जाओगे, समझा, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, इनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है अपना शेयर को मेंटेन करके रखने में, ठीक है, जितना शेयर उसको होल्ड करके रखने में, ठीक है, अगर नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया तो कैश के ट्रैप में फंस जाओगे, कोई दिक्कत है, क्लियर है। और लास्ट डॉग क्या था, दोनों लो लो, तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, बेकार है आपका बिजनेस, डाइवेस्ट कर दो, अंडरलाइन करो लास्ट लाइन, डॉग शुड बी मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। कोई दिक्कत, इनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, इन बिजनेसेस को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, डाइवेस्ट कर दो, फाइन, ओके। बीसीजी मैट्रिक्स का ही पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, चार्टो है, पढ़ो जल्दी जल्दी रीड करो, पहला क्या है, बिल्ड, सुकन्या पढ़ो। Here the objective is to increase the market share even by
foregoing short-term earnings in favor of building a strong future with large market shares. इससे एमसीक्यू आता है। ये क्या है, एक बार आपने अपना देख लिया कि आपकी फर्म क्या है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप या तो बिल्ड करोगे या होल्ड करोगे या हार्वेस्ट करोगे या डाइवेस्ट करोगे। बिल्ड मतलब क्या हुआ, मार्केट शेयर बढ़ाओगे, जिसका मार्केट शेयर कम है वही मार्केट शेयर बढ़ाएगा ना, यानी वो बिल्ड करेगा, याद रहेगा। इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स, छोटे मोटे अर्निंग को जाने दो, बड़े पे फोकस करो, ठीक है। ये छोटे मोटे जॉब्स को जाने दो, सीए बन के बड़े हाई लेवल जॉब्स पे फोकस करो, बिल्ड करो, ताकि आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सके और मार्केट में शेयर लार्ज हो सके। दूसरा, होल्ड, यहाँ पे क्या है, टिके रहो, बचा के रखो अपने आप को, होल्ड करके रखो, ठीक है। अभी जैसे सिचुएशन में हो, इंटर में बने रहो, ठीक है, टिके रहो, नहीं टिकना नहीं, एक्चुअली आपको तो बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व मार्केट शेयर। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, पढ़ो सुकन्या। Here the objective is to increase short-term cash flow regardless of long-term profit. यहाँ पे अंडरलाइन करो, इंक्रीज करो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को, लॉन्ग टर्म इफेक्ट गया पानी में छपाक, पहले आप जो है वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करो, हार्वेस्ट करो मतलब, ठीक है। और लास्ट है डाइवेस्ट, यहाँ पे बेच दो। डाइवेस्ट किस केस में करेंगे, डॉग के केस में करेंगे, कोई दिक्कत। ऑर्डर में दिया, फर्स्ट वाला स्टार के लिए, यस सेकंड वाला कैश फ्लो के लिए, यस करेक्ट, और लास्ट डॉग के लिए, कोई दिक्कत। आ जाओ नेक्स्ट पेज 4.30 में स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी दिख रहा है, जीई मैट्रिक्स। इसमें अगेन कुछ खास है नहीं पढ़ने का, यहाँ पे आपको बस फैक्टर्स बताया हुआ है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस के फैक्टर्स क्या है, एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। जीई मैट्रिक्स मतलब जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग बिजनेस का स्ट्रेंथ आपका क्या है इंडस्ट्री में और कितना मार्केट अट्रैक्टिव है, इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, स्नेहा रीड करो एक लाइन से फटाफट। Market growth rate, industry profitability, competitive intensity, availability of technology, pricing trends, overall risk of return in the industry, opportunity for differentiation of products and services, demand variability, segmentation, distribution structure. That's it. बस ये कुछ आपके वो है फैक्टर्स है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, क्या क्या ड्राइवर्स हैं, एक बार रीड कर लो, स्नेहा रीड करो। Margin, distribution efficiency, brand image, ability to compete on price and quality, customer loyalty, production capacity, technological capability, related cost position, management caliber. ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है नीचे में, एक्स एक्सिस पे क्या है, मार्केट कितना अट्रैक्टिव है, लो मीडियम हाई में डिफरेंशिएट किया गया है, और बिजनेस स्ट्रेंथ यानी कि बिजनेस कितना ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक में बांटा गया है। सिंपल सा बात, अगर इस पे एमसीक्यू पूछे, ठीक है, तो बस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है वो याद रखना, ठीक है। लो मीडियम हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक बिजनेस स्ट्रेंथ। ऊपर का जो 3 ठो डब्बा है वो होगा इन्वेस्ट या एक्सपैंड, बीच का टोटल कितना 6 डब्बा बनेगा ना, 3 है, अच्छा नहीं 9 डब्बा बनेगा, तो ऊपर का जो 3 है वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट या एक्सपैंड। बीच का डायगोनल का जो 3 डब्बा है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट या अर्न, और नीचे का जो 3 डब्बा है वो बेकार है, हार्वेस्ट या डाइवेस्ट। बस ये एमसीक्यू के लिए, डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछेगा, क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, भर भर के एमसीक्यू पूछने वाला चैप्टर है ये, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 10 के एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ओके।